चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है नेशनल इनकम। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग देख रहे थे नेशनल इनकम काउंट करने की अलग अलग मेथड्स, कि जिसमें हमने देखा था कि नेशनल इनकम काउंट करने के लिए जनरली 3 मेथड आती है: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है ना, कि जिसमें से प्रोडक्शन मेथड कल हमने समझी थी, और आज हमें देखनी है पहले इनकम मेथड। कि इनकम मेथड मतलब ये कि इसकी डेफिनेशन है ना, वो प्रोफेसर AC पिगू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कंट्री में जितने भी सिटीज़न रहते हैं ना, उनकी ओवरऑल इनकम अगर काउंट की जाए, और कोई भी स्टेट की ओवरऑल इनकम काउंट की जाए जो उन्हें टैक्स से और दूसरी चीज़ों से इनकम मिलती है, तो ये सभी इनकम को अगर काउंट कर दिया जाए ना, उनका टोटल किया जाए, तो वो हमारी टोटल नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है ना, कि इनकम मेथड है ना, तो इसलिए इसमें हर एक पर्सन और गवर्नमेंट की क्या काउंट की जाती है, इनकम काउंट की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में ऐसा काउंट होता था कि वो जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस तैयार कर रहे हैं उसकी वैल्यू, और इनकम मेथड में उनको कितनी इनकम हो रही है उसकी वैल्यू काउंट करते हैं। एक तरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट और सर्विस वो तैयार करेंगे उसकी सेल से ही तो उन्हें इनकम होगी ना, बराबर ना। वो जो सेल करेंगे वही इनकम होगी, तो एक तरह से जितना प्रोडक्शन करेंगे उतनी सेल होगी और उतनी इनकम होगी। तो बात तो वही हुई इसमें भी, बस उसमें प्रोडक्शन ना काउंट करके इनकम काउंट की जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सबकी इनकम अगर काउंट की जाए, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट को टैक्स से या दूसरी चीज़ों से इनकम हो रही है, वो सभी इनकम अगर काउंट की जाए, तो उन सबका टोटल मतलब समझो वो हमारी नेशनल इनकम, बराबर ना। लेकिन ये इनकम मेथड से जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तब उस वक्त कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान देना कि जिनमें सबसे पहला आता है टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर्स, कि इस मेथड में कौन कौन सी तरह की इनकम काउंट होती है, कौन सी इनकम काउंट की जाती है। तो कहते हैं जनरली ये 4 तरह की इनकम काउंट होती है। सबसे पहला इनकम ऑफ रेंट, रेंट की इनकम भी नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। कि अगर कोई पर्सन ने जो है वो अपना घर या अपना जो है वो मकान, अपनी शॉप, कोई भी चीज़ अगर रेंट पे दी गई हो, अगर उसने रेंट पे दी है, तो उस रेंट से जो इनकम मिलती है ना, वो इनकम भी नेशनल इनकम में काउंट होती है, बराबर। जो भी रेंट से इनकम मिलती है उस इनकम को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, बराबर। ये पहली चीज़ ध्यान रखना, इनकम ऑफ रेंट। दूसरा इनकम ऑफ इंटरेस्ट, इनकम ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज कहलाता है। कि अगर कोई पर्सन ने या भले गवर्नमेंट ने अगर अपने पैसे, अपना कैपिटल, अपना एक्स्ट्रा जो भी सेविंग्स होती है, वो सेविंग्स अगर कहीं इन्वेस्ट की है, किसी और को पैसे दिए हैं, तो उसके ऊपर से उसे इंटरेस्ट मिलता है, उसे ब्याज मिलता है। तो ये इंटरेस्ट भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। ये भी उसकी एक तरह की इनकम है। कि जैसे अगर मेरे पास जो है वो सपोज़ कुछ पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, और मैंने बैंक में उन पैसों की FD बना ली, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया मैंने, बराबर ना, FD बनवा ली मैंने, तो उस FD का मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना, बराबर ना, उसके पैसे मिलेंगे ना एक्स्ट्रा। तो ये जो मेरे पैसे मैंने वहाँ इन्वेस्ट किए FD, ठीक है, FD की जगह पर अगर सपोज़ मैंने कोई शेयर्स खरीद लिए होते, कंपनी के शेयर खरीदे होते, तो वहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी मुझे इनकम हो रही है, उसे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, बराबर। इनके अलावा इनकम ऑफ वेजेस, ठीक है, कि वेजेस और सैलरी वो भी नेशनल इनकम में काउंट होती है। कि अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं कोई परचेस और सेल नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो है वो कोई दूसरे की कंपनी में, दूसरे की शॉप पे, दूसरी जगह पर मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसकी मुझे सैलरी मिल रही है, जिसके मुझे वेजेस मिल रहे हैं, तो वो वेजेस भी नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, बराबर ना। कि जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी वेजेस मिलते हैं, उसे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। एंड देन इनकम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब वही कहलाया कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो उस बिज़नेस के में से जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, तो वो नेट प्रॉफिट भी नेशनल इनकम में काउंट होगा।
इनके अलावा कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, या इवन आपकी कंपनी है और आपने जो है वो शेयर इश्यू किए हैं, आपने अगर शेयर इश्यू किए हैं और आपकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हर तरह का प्रॉफिट वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। ठीक है ना। कोई भी गुड्स एंड सर्विस अगर आप रेडी कर रहे हो तो उसके ऊपर से जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है वो सभी प्रॉफिट नेशनल इनकम में काउंट होता है। बराबर। कि जैसे अगर मैं टीचिंग करवाता हूँ ये, ठीक है ना, ये भी एक तरह की सर्विस है, तो इस सर्विस से जो भी मुझे इनकम होती है, एक प्रॉफिट की तरह जो भी इनकम होती है, तो उस इनकम को भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। बराबर। तो ये चार चीज़ें, जो चार चीज़ें हमने देखी, ये चारों चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट होती है। और उसके बाद आता है इनकम विच आर नॉट कंसिडर। कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, कौन सी इनकम नहीं काउंट करते। कि जैसे अगर कोई इनकम जो है वो गिफ्ट में मिली हो, रिवॉर्ड में मिली हो, प्राइज़ में मिली हो, आप कोई गेम शो में जाते हो, कहीं पर जो है वो, और कोई आप लॉटरी ख़रीदते हो, तो उसमें से अगर आपको प्राइज़ में लाखों रुपए मिल जाते हैं तो ये आपकी इनकम नहीं हुई। उस इनकम को जो है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। बराबर। उसकी काउंटिंग बिल्कुल अलग से होती है कि वो जो कंपनी आपको पैसे दे रही है ना, तो वो खुद काउंट करेगी नेशनल इनकम में, आपकी इनकम में वो काउंट होगा नहीं। बराबर। या अगर चोरी के पैसे हो, या गवर्नमेंट आपको जो है वो कोई तरह का अलाउंस देती हो, कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आता है कि अगर आप बेरोज़गार हो और सरकार आपको हर महीने 2-2 हज़ार रुपये देती है। हाँ, ये सरकार की स्कीम चलती है बेरोज़गारों के लिए। तो अगर गवर्नमेंट आपको ऐसे बेनिफिट दे रही है तो वो सब बेनिफिट, वो सब इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। ठीक है ना। या जैसे एल्डर्स होते हैं जो 60+ एज के हो, उन्हें जो पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्हें इनकम मिलती रहती है हर महीने, तो उसे भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। वो आपकी इनकम नहीं है। ठीक है ना। उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं की जाती। वो तो आपको समझो एज ए डोनेशन या एज ए गिफ्ट वो आपको मिल रही है, तो उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है। इनके अलावा कोई भी तरह की गवर्नमेंट की सब्सिडी हो, गवर्नमेंट की सब्सिडी मतलब जो भी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। ठीक है। कि जैसे आपके घर पे शायद ऑलमोस्ट किसी के घर पे जो है वो ये गैस का सिलेंडर आता होगा, तो आपको ध्यान होगा कि गैस का सिलेंडर जो है वो 800 रुपये का है, लेकिन गवर्नमेंट फिर 400 रुपये आपको रिटर्न बैंक अकाउंट में देती है। ठीक है ना। गवर्नमेंट रिटर्न दे देती है 400 रुपये, ये आपकी सब्सिडी हुई। तो ये सब्सिडी नेशनल इनकम में काउंट होती नहीं है। इनके अलावा कोई भी तरह की नेट फॉरेन इनकम वो काउंट होती है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो भी इनकम हो ना, तो वो इनकम भी काउंट की जाती है। बराबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अगर आप कोई प्रोडक्ट इंडिया से बाहर बेच रहे हो या वहाँ से ख़रीद रहे हो, तो उससे जो भी इनकम या कुछ हो रहा है तो उसे नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है। इनके अलावा जो है वो कोई भी तरह की कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, तो उसे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। बराबर ना। ये ध्यान देना, कोई भी कमीशन या कोई भी तरह का ब्रोकरेज, कि अगर कोई चीज़ मेरी सेलिंग नहीं हो रही है तो मैं कोई ब्रोकर को रखूँगा ना। मेरी अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं तो मैंने कोई ब्रोकर को रखा कि भाई तुम सेल करके दो, बीच में तुम्हें ब्रोकरेज दूंगा। तो ये जो ब्रोकरेज दी जाती है ना, तो इसे भी नेशनल इनकम में काउंट होती है। बराबर है। ठीक है। ये भी चीज़ें ध्यान देना। और कोई भी ऐसी इनकम जो हमने पहले देखा था, पता है कल के वीडियो में, डबल काउंटिंग जिसे कहते हैं, तो कोई भी जो है वो वैल्यू में अगर कोई दूसरी वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो उस वैल्यू को काउंट करते हैं। कि जैसे कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कॉटन तैयार कर रहा हूँ, खेतों में जैसे कॉटन तैयार होता है, अगर मैं कॉटन तैयार कर रहा हूँ तो उसकी इनकम काउंट होगी नेशनल इनकम में। लेकिन अगर उसी कॉटन में से क्लोथ तैयार हो रहा है तो क्लोथ की पूरी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। जो भी एडेड वैल्यू होगी ना, कि कॉटन बनाने में 100 रुपये लगे और जो क्लोथ बन रहा है वो 200 में बिक रहा है, तो 200 नहीं काउंट होगी उसमें। उसमें 100 के ऊपर कितने हुए, तो सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए, सिर्फ वही काउंट होगी उसमें। बराबर ना। इनके अलावा जो है वो फिर उस कॉटन क्लोथ में से जब शर्ट बनाई जाएगी, तो उस शर्ट अगर 300 रुपये में बिक रही है तो 300 रुपये काउंट नहीं होंगे। उसमें जो भी एडेड वैल्यू होगी ना, सिर्फ वही नेशनल इनकम में काउंट होती है। बराबर। और कोई भी सेकेंड हैंड थिंग की जो भी इनकम हो, तो उस इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करते नहीं हैं।
कि मेरा जो है वो पुराना मोबाइल था, वो पुराना मोबाइल मैंने बेच दिया, उसके मुझे पैसे मिले, तो इसे नेशनल इनकम में नहीं लिखते, ठीक है ना, इसे नेशनल इनकम में काउंट करते नहीं हैं, बराबर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि ये मेथड हमने देखी ना, वो इनकम मेथड थी, कि जिसमें ये दो चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें इनकम में काउंट करते हैं और कौन सी चीज़ें इनकम में काउंट नहीं करते, वो सब हमने पॉइंट्स देखे। अब इसके बाद मेथड आती है नेशनल इनकम काउंट करने की, वो आती है एक्सपेंडिचर मेथड, बराबर ना, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड वो इरविन फिशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, कि जिसमें इरविन फिशर वो कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन दी थी उन्होंने, इरविन फिशर ने कंजप्शन बेस्ड डेफिनेशन, कि जिनमें उन्होंने ये कहा था कि भाई नेशनल इनकम काउंट करने के लिए हर एक पर्सन अपने प्रोडक्ट और गुड्स खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहा है, उसकी वैल्यू अगर निकाली जाए ना, तो उसे हमारी टोटल नेशनल इनकम कहेंगे। मतलब जो भी प्रोडक्शन और सर्विस आप लोग तैयार कर रहे हो, उसमें से कितनी प्रोडक्शन और सर्विस लोग खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू निकालना, तो उसे हमारी नेशनल इनकम कहेंगे। ये एक्सपेंडिचर मेथड से। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड में सिंपल सी बात है आपके वही प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्शन मेथड में भी वही देखा था कि प्रोडक्ट और सर्विस, बराबर, उसकी वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं, वो हमने देखा था। इनकम मेथड में ऐसा कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस कितने सेल हो रहे हैं, उसकी वैल्यू काउंट कर देना। और एक्सपेंडिचर मेथड में ये कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस कौन कितने खरीद रहा है, उसे काउंट कर देना, बराबर। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड हुआ कि आप अपने घर में सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जो भी सर्विस यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हो उसे काउंट करना, तो वो आपकी टोटल नेशनल इनकम कहलाई, है ना। इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो आप लोग, घर में जो है वो सुबह से रात तक हर तरह के खाने पीने की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, सब चीज़ें खरीदना ही होता है ना। जो भी खर्चे होते हैं हर चीज़ के, लाइट बिल भरना पड़ता है, वेरा बिल भरना पड़ता है, दूसरे बिल भरने पड़ते हैं, टेलीफोन का बिल, आपके फ़ोन का बिल, ये सब चीज़ें जो भी खर्चा हम लोग करते हैं, तो वो पूरे साल का सभी खर्चा का अगर प्लस किया जाए ना, तो उससे हमारी टोटल नेशनल इनकम पता चलती है, ठीक है। देखो तीनों से गिनो ना, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम तो सेम ही आएगी, बस हर एक कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग ये नेशनल इनकम काउंट करते हैं, बराबर है ना। अब देखो कि इसमें पॉइंट देखें कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब वही कहलाया कि आप लोग पूरे साल में जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हो, मतलब जो भी चीज़ों का घर पे यूज़ करते हो ना, उन सभी चीज़ों की वैल्यू निकाल देना, उन सभी चीज़ों का एक्सपेंडिचर गिन लेना, तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाया, बराबर। जिसमें आप कोई ड्यूरेबल गुड्स, लॉन्ग टाइम गुड्स खरीदते हो, जैसे कि टीवी खरीदी, गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, उसे एक ही बार खरीदेंगे ना, फिर सालों तक वो चलती रहती है, उसे भी एक्सपेंस में काउंट होता है। इनके अलावा कितने सारे पेरिशेबल गुड्स खरीदते हो जो रोज़ खरीदते हो, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बराबर, ये चीज़ें रोज़ खरीदनी पड़ती हैं, तो इसका खर्चा, इसके पैसे भी जो है वो नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। इनके अलावा सर्विस के पैसे आप लोग देते हो एजुकेशन के, कि भाई घर में जो है वो कोई पढ़ने लिखने जा रहा है, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, उसका खर्चा होता है। इवन हॉस्पिटल का खर्चा, मेडिसिन्स का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कम्युनिकेशन का खर्चा, तो ये सभी खर्चे वो नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, बराबर। इसे कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बराबर ना। ये एक्सपेंडिचर वो काउंट होते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 एक्सपेंडिचर्स हैं जो नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन से? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो कहलाते हैं कि अगर आप जो है वो कोई चीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। कि जैसे आप जो है वो अपनी फैक्ट्री के लिए बड़ी बिल्डिंग खरीद रहे हो, अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हो, बराबर, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। कि जिसमें आपने एक बार इन्वेस्ट किया और उसे जो है वो अब सालों तक चलता रहेगा, बराबर ना, 10, 15, 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चा करते हो, तो उसे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है।
इनके अलावा गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि वो एक्सपेंडिचर्स भी जो है वो काउंट होते हैं। आपको गवर्नमेंट के खर्चे देने पड़ते हैं ना, लाइट बिल पे करते हो आप लोग, ठीक है, गवर्नमेंट को, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, ये क्या कह सकते हैं कि भाई अब तो भाई पानी के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है। तो ऐसे कोई भी तरह के गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, आप कहीं पे जाते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो बीच में जो है वो ये टोल नाके पर टोल टैक्स भरना पड़ता है, बराबर। तो ऐसे कोई भी तरह के टैक्सेस हो ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। एंड नेट एक्सपोर्ट वैल्यू, कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो दूसरे देशों से, तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो भी खर्चा होता है, कुछ चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं, या कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तब उस वक्त जो उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर्स भी उसमें काउंट होते हैं, बराबर। मतलब इस मेथड में नेशनल इनकम अगर काउंट करना हो तो ये चारों तरह के एक्सपेंसेस जो है वो काउंट किए जाते हैं, बराबर ना। एंड कौन कौन से एक्सपेंसेस काउंट नहीं करते, एक्सपेंडिचर्स नॉट कंसिडर इन नेशनल इनकम। ध्यान से सुनना, ये जो इनकम में आपने देखा था ना वही चीज़ें, उसे एक्सपेंस की तरह देखो कि कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। तो सेकेंड हैंड गुड्स खरीदने की चीज़ें, कि अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर, आपने नई टीवी खरीदी घर पे, तो उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन किसी के पास से सेकेंड हैंड टीवी आपने घर पे ख़रीदी है, पुरानी टीवी ख़रीदी है, तो उसे नेशनल इनकम में काउंट होगा नहीं, बराबर ना। इनके अलावा जो पेंशन का खर्चा होता है, या फिर किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो, बराबर, तो उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बराबर। जो गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडीज़ देती है, बेनिफिट देती है, अलाउंस देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, या दूसरे कोई अगर विडो हो, कोई घर के आसपास अगर कोई विडो हो, ठीक है ना, कि जिनके घर पे उनके जो है वो पति ना हो, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलते हैं, तो वो सब बेनिफिट जो उन सब के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस नेशनल इनकम में काउंट होते नहीं हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो फ़ायदा दे रही है ना, उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किए जाते। ध्यान आ रहा है ना, बराबर। और ये एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम लोग नेशनल इनकम काउंट कर रहे हैं ना, तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टी भी आती है। जो पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टी इसमें भी वही आती है डबल काउंटिंग की, बराबर। डबल काउंटिंग की डिफ़िकल्टी इसमें भी आती है। अब जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा जो है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से समझना। कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई पर्सन काम करता है, कोई भी XYZ जो भी पर्सन काम कर रहा है, उस कंपनी ने जो है वो उस पर्सन को 30,000 सैलरी दी, तो उस कंपनी का एक्सपेंस हुआ ना। हम लोग एक्सपेंस के हिसाब से देख रहे हैं ना, इनकम के हिसाब से देते हैं ना। ये अगर देखते इनकम मेथड के हिसाब से, तो उसी पर्सन को 30,000 की इनकम हो रही है, वही सीधी बात हुई। बोल रहा हूँ ना, एक्सपेंस के हिसाब से गिनो या इनकम के हिसाब से, बात तो एक ही होती है। हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से देख रहे हैं। तो उनके हिसाब से अगर कोई कंपनी ने कोई भी XYZ पर्सन को 30,000 की सैलरी दी है, तो उस कंपनी का एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। अब वो जो 30,000 की जो सैलरी उस पर्सन को मिली, उस 30,000 में से उस पर्सन ने जो है वो 3,000 रुपये उसके घर पे जो भी काम करने के लिए आते हैं, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए या दूसरे कोई काम करने के लिए, उस 30,000 में से 3,000 उसने उसको दिए हैं, बराबर ना। तो ये उस पर्सन का एक्सपेंस हुआ, ठीक है। कंपनी ने 30,000 उस XYZ पर्सन को सैलरी दी, तो उस कंपनी का एक्सपेंडिचर हुआ। फिर उस XYZ पर्सन ने अपने घर पे जो भी काम करने वाले लोग थे, उसको उसने 3,000 रुपये दिए, तो उस पर्सन का एक्सपेंस हुआ, जिसे भी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो ये तो एक तरह के डबल काउंटिंग हो गई ना, कि अब एक्चुअल जो है वो नेशनल इनकम में क्या काउंट किया जाए, जो पहले का 30,000 कि फिर 30,000 में से ही जो है वो 3,000 भी उसने उसको दिए, तो वो 33,000 काउंट करें, क्या काउंट किया जाए। ये तो एक तरह से डबल काउंटिंग हो गई ना, क्योंकि पहले ही जो है वो 30,000 उसको दे चुके हैं, और उसी 30,000 में से जो है वो 3,000 रुपये फिर से दे रहे हैं, बराबर। और सिर्फ 3,000 थोड़ी, ये समझो 30,000 रुपये अगर हम लोग काउंट करते हैं ना, 30,000 रुपये तो उस कंपनी का एक्सपेंस हुआ। फिर वही 30,000 से वो XYZ जो भी पर्सन होगा, वो घर की सभी चीज़ें खरीदने के लिए फिर से खर्चा करेगा ही ना, बराबर ना। मतलब वही 30,000 का फिर से भी तो एक्सपेंस होगा। खाली उस घर पे काम करने वाले को 3,000 ही थोड़ी देगा, घर पे जो है वो ये खाने पीने के सामान ख़त्म हो गए हैं, उसका भी वो खर्चा करेगा,
बराबर। जो घर के बिल आते हैं वो बिल भी वो पे करेगा, तो ये सब भी तो उसका खर्चा होता ही रहेगा ना, सही बात कि नहीं। तो सिर्फ 30,000 रुपये ही जो है वो उसके एक्सपेंस नहीं हुए, ठीक है, कि ये तो 2 बार काउंट हो गया ना, कि कंपनी ने उस पर्सन को दिए तो कंपनी का एक्सपेंस, फिर उसी पर्सन ने अपने घर के सब खर्चे पूरे किए तो वो भी उसका एक्सपेंस। मतलब एक ही 30,000 नेशनल इनकम में 2 बार काउंट हो गए, ठीक है। इसे डबल काउंटिंग कहते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो है वो ये एक्सपेंडिचर मेथड बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है, बराबर ना। लेकिन फिर भी अगर इस डबल काउंटिंग को रोकना है ना, तो डबल काउंटिंग को रोकने के लिए एक ही मेथड है कि हमेशा या तो स्टार्टिंग का गिनो, एक्सपेंडिचर मेथड है ना, तो उसे सिर्फ स्टार्टिंग की ही नेशनल इनकम काउंट करो, मतलब एक्सपेंस काउंट करो, फाइनल नहीं। मतलब पहले कंपनी ने उसको पैसे दिए हैं तो बस उसे ही एक्सपेंस में काउंट करो, उसके आगे के एक्सपेंसेस फिर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो नेशनल इनकम काउंट होती है ना, वो कोई छोटी पॉइंट नहीं है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हर जगह पर जो है वो इसमें क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इतना बड़ा देश, 130 करोड़ के लोग, और जिसमें से जो है वो कोई 1 करोड़ लोग भी जो है वो शायद अपना पूरा हिसाब किताब परफेक्टली नहीं रखते होंगे। कल भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि अगर हर एक पर्सन अपना हिसाब किताब परफेक्ट रखे ना, तो ये डबल काउंटिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं कभी। कोई भी इंसान जो है वो अपना हिसाब किताब एकदम परफेक्ट नहीं रखता, और जिसकी वजह से नेशनल इनकम काउंट करने में ये सब प्रॉब्लम्स आती ही है। हमें हमारे देश की नेशनल इनकम कभी भी परफेक्टली पता नहीं चलती, वो हमेशा जो है वो अप्रोक्सीमेट होती है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा होगा, ठीक है। और हमारे इंडिया में अगर देखो ना कि ये 3 मेथड हमने कल भी देखी थी, प्रोडक्शन मेथड, आज इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड देखो, तो इन तीनों में से हमारे इंडिया में कौन सी मेथड यूज़ होती है। तो कहते हैं कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो ना, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री हो ना, तो उसमें प्रोडक्शन मेथड ज़्यादा सूटेबल रहती है। जो कल हमने मेथड देखी थी, कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रोडक्शन मेथड ज़्यादा सूटेबल रहती है। मतलब हमारे इंडिया में नेशनल इनकम वो प्रोडक्शन मेथड के थ्रू काउंट की जाती है। और कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो ना, तो उस डेवलप्ड कंट्री में ये इनकम या एक्सपेंडिचर कोई भी मेथड ज़्यादा सूटेबल रहती है, इनकम मेथड या तो एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब अमेरिका, रशिया जैसी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड वो ज़्यादा सूटेबल है, बराबर। आ रही ना बात समझ में। तो आज जैसे ये नेशनल इनकम कैसे काउंट करते हैं, इनकी ये सब मेथड देखी, कल प्रोडक्शन मेथड देखी थी, आज ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड देखी। अब जो दूसरे पॉइंट्स हैं, दूसरे टॉपिक्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।